Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapuan Group of School. Today we are going to our last video in this chapter. First of all, give the basic information. Standard 10th का Social Science का chapter number 17 का part 10 जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में आज जानेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट अवर न्यू टॉपिक्स. फर्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आखिर अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट क्या होगा. तो इन इंडिविजुअल लेवल अगर सिर्फ जो पर्सन है उसकी अगर खुद की ही इंडिविजुअली अगर बात करें तो उसको क्या इफेक्ट होगा. तो फर्स्ट है मेंटल स्ट्रेस. मेंटली क्या होगा, स्ट्रेस होगा. और साथ ही साथ लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, जो कॉन्फिडेंस होता है लोगों को कि यस आई गॉट दिस जॉब लाइक, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. क्योंकि आप अगर एबल हो और क्वालिफाइड हो जॉब करने के लिए, आप तैयार भी हो, बट आपको जॉब मिल नहीं रही है और बार बार अगर जॉब नहीं मिलती तो लोग कैसे हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं. थर्ड पॉइंट है डायरेक्टली लिंक टू पोवर्टी. अब उस व्यक्ति को अगर जॉब नहीं होगी तो उसका जो घर है उसको चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. और वो किस लाइन की साइड जाएगा, एज अ पोवर्टी की साइड जाएगा, गरीबी रेखा के अंदर. गरीब जो लोग होते हैं, जो गरीबी होता है उसके साइड वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिंक हो जाएगा. एट द सोसाइटी लेवल अगर सोसाइटी की बात करें तो क्या होगा, सिविल अनरेस्ट. एंड सेकेंड है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स. यहाँ पे जो सोसाइटी का अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, उसकी इफेक्ट दो दी हैं, सिविल अनरेस्ट एंड सेकेंड है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. आपको पता ही है कि ऐसे कई ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी में जॉब है बट उसके सामने लोगों की जो एबिलिटी है, जो जॉब करने वाले पर्सन है वो कैसे ज़्यादा हैं, तो ऐसे सिचुएशन वाले अगर कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली होंगे ही. यहाँ पे देखिए क्या है, नक्सलाइट्स एंड थीफ एक्सेट्रा. लाइक जैसे कि अब जॉब नहीं मिल रही है, लोगों को खाने पीने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्या करेगा, वो एज अ जो गलत काम होते हैं, टू साइड वर्क्स होते हैं, उसको फिर वो स्टार्ट कर देगा. अब यहाँ पे जिसकी इम्पैक्ट सोसाइटी को पड़ती है, अब चोर है तो चोर चोरी क्यों कर रहा है भाई, उसको कोई शौक नहीं होता, मजबूरी होती है, तो वो मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं. सेम लाइक दैट कि वो क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं. कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफ़ी ऐसी इफेक्ट्स जो सोसाइटीज़ को होती हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया. अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें इंडिया के अंदर कि 2002, आप नीचे का एक कॉलम देख सकते हो. नीचे के कॉलम में आपको बताई है टू लाइंस. फर्स्ट है कि यहाँ पे ईयर दिया है, सेकंड है जो परसेंटेज आपको दिया है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उस साल में कितने अनएम्प्लॉयमेंट थे हमारी इंडिया के अंदर. 2002 की अगर बात करें उस समय 8.8% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट थे. 2003 के अंदर 9.5, 2004 के अंदर 9.2, 2005 के अंदर 8.9 एंड 2006 के अंदर 7.8%. यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 जो हमारा 3 है उसमें सबसे ज़्यादा 2002 से लेके 2007 तक में सबसे ज़्यादा 2003 के अंदर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे दिखाई देगा. देन आफ्टर 2008 के अंदर 6.8, 2009 के अंदर 10.7, 2010 के अंदर 10.8 एंड 2011 के अंदर 9.9. इन होल ये ईयर के अंदर इंडिया के अंदर 2010 के अंदर सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 10.8%. तो चलिए देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी होती है उसको हाथ में लिया है. आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी आपको दिख रही है जो गवर्नमेंट इस प्रोग्राम्स को चलाती है और इसके थ्रू लोगों को क्या देती है, रोजगार देती है कि लोग अपने से अच्छे से अपने एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपना चला सकें, इम्प्रूव कर सकें. फर्स्ट है NREGA नरेगा. सेकंड है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. थर्ड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना. फोर्थ
प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 5th, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 6th, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इरेडिकेशन का मतलब होता है दूर करना। 7th पॉइंट, द स्वराम जयंती रोजगार योजना। एंड लास्ट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसमें से आपको आइडिया होगा तो हमने 2-3 ऐसे प्रोग्राम्स है कि जिसको ऑलरेडी पॉवर्टी के अंदर हमने समझ लिया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है NREGA, नरगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएटी एक्ट was enacted in 2005 as a job guaranteed scheme. ये जो निरगा है उसका कंपलसरी, इसका जो मॉरल है, जो मोटिव है वो क्या है? जॉब देना, जॉब जनरेटिंग स्कीम। जो जॉब के रिलेटेड जो स्कीम्स होती है उसको क्या करना है? जनरेट करना। और ये एक्ट कब लागू हुआ था? 2005 के अंदर। दिस एक्ट कम इनटू द फोर्स ऑफ February 2006 and was implemented in the first manner. यहाँ पे तकरीबन ₹3000 crore has been allocated as a budget for NREGA in 2012 to 2030. यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि इसको फोर्सफुली 2 फरवरी 2006 को कंपल्सरी फोर्सफुली इसको स्टार्ट करवाया था, पुश करवाया था, जिसके अंदर तकरीबन 30 करोड़ जितने पैसे क्या हुए थे? अलोकेटेड हुए थे इस बजट के अंदर। 13 करोड़ जितना अलोकेशन हुआ था इस बजट में। वो कौन से साल की बात हो रही? 2012 to 2013 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो 2012 एंड 2013 के अंदर तकरीबन 30 करोड़ जितने पैसे इस बजट, ये जो प्रोग्राम है इस बजट के लिए तैयार हुआ था, जिसके अंदर 30 करोड़ जितने पैसे का क्या हुआ है? बजट तैयार किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा ये अमाउंट है कि जिसके अंदर इतने सारे लोगों को यहाँ पे जो फैसिलिटी होगी आई थिंक एम्प्लॉयमेंट की, उसको अच्छे से प्रोवाइड करते होंगे। द स्कीम प्रोवाइड्स अ legal guarantee for a 100 day of employment in every final year to elder member of any rural household willing to be public work related unskilled manner work at the seasonally statutory minimum wages. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये स्कीम जो लीगली किसको प्रोवाइड किया जाता है, गारंटी फॉर 100 डेज, 100 दिन के लिए ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये पूरे साल में 100 दिन के लिए आपको अच्छे से एक वर्क फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जहाँ पे जो एल्डर मेंबर होते हैं, अगर उनकी बात करें, अगर वो रूरल एरिया में हाउस होल्ड वर्किंग कर रहे हैं तो उनको क्या पब्लिक जो वर्क होता है उसके रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, अब जिसके अंदर ज़्यादा कोई दूसरी स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, वैसी अनस्किल्ड मैनुअली वर्क जो होता है उनको कुछ छोटे मोटे अमाउंट के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है? इनको दिया जाता है कि वो बहुत अच्छे से वो वर्क करे। फॉर एग्जांपल अगर गांव की बात करें तो गांव के अंदर अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल को अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो रिपेयरिंग के लिए जो एल्डर, अगर मान लीजिए उसी गांव का कोई एल्डर जो मजदूर होते हैं उनको अगर बुला लेंगे तो उनको छोटी बहुत मिनिमम अमाउंट पे उनको वो वर्क करने के लिए दे देंगे। तो ये क्या हुआ? पब्लिक जो वर्क है उस पब्लिक वर्क के रिलेटेड ये क्या कर देंगे? अपनी ही पब्लिक वर्क के अंदर इनको जॉब दे देते हैं और इनका जो मिनिमम वेजेस होता है वो क्या होता है? इनका डिसाइडेड कर दिया होता है कि भाई आपको इतना से इतना मिलेगा ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द NREGA कि इसकी इफेक्ट क्या है कि अबाउट 4.39 करोड़ हाउस होल्ड जो लोग हैं उनके हैव बीन अ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 156.0 करोड़ पर्सन डे, of which 82.58 crore 53% nearby, याद रखिएगा, were available of by a woman, 34.56 crore that means 22%। यहाँ पे सेक्टर्स दिए हैं SES एंड 24.90 करोड़ दैट मीन्स 16% बाय ST। ये आप देख सकते हो एक कैटेगरी आपको दिखाई गई है कि जहाँ पे इजीली इनको जॉब मिले, और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि तकरीबन 4.39 करोड़ जितना यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया था, और इसमें से
जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 156.01 करोड़ पर्सन है, उसके अंदर कितने परसेंटेज, 53% अवेलेबल ऑफ बाय वुमेन, 53% किनको है, वुमेन्स को, 22% फॉर SC एंड 24.90 ST। जो लोग होते हैं SC एंड ST, उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग आपके सामने दिया है। 82.58 जो करोड़ है उनके अंदर क्या है, महिलाएं हैं, और उन महिलाओं के अंदर 82.58 के अंदर की बात हो रही है, जिसके अंदर की जो 34.56 दैट में 22% एंड 16% ST एंड 22% SC। मिनिमम वेजेस अंडर निरगा, दैट मीन्स यहाँ पे मिनिमम वेजेस के बारे में पता है कि पर डे कितना मिलता होगा, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बताया है कि भाई यू हैव गॉन फ्रॉम 65 इन 2006 एंड ₹2.85 पर डे इन 2008, ₹115 इन 2011। 2011 का लास्ट आपको दिया है कि पर डे 115 एक पर्सन की क्या होती है, इनकम होती है जॉब की। यहाँ पे इनको जो सैलरी दी जाती है वो पर डे की यहाँ पे दी है। 2006 के अंदर 65 थी, 2008 के अंदर 85 और 2011 के अंदर 115 रुपये। 4 out of 5 जॉब्स क्रिएट आर इन द एरिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए कि 5 ऐसी जॉब है तो उसमें से 4 ऐसी जॉब होंगी कि जो वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड होंगी, लैंड डेवलपमेंट के रिलेटेड होगी और ड्रग प्रूफिंग की रिलेटेड होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ हमारे वाटर कंजर्वेशन होता है, लैंड डेवलपमेंट की बात होती है, ड्रग प्रूफिंग्स की बात होती है, बाढ़ के सामने जो सुरक्षाएं दी जाती हैं उनके सामने की बात होती है। यहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड की जाती है। जो गवर्नमेंट होती है उनकी साइड से इनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब, और याद रखिएगा कि एटलीस्ट पूरे साल में 100 दिन इनको वर्क जो होता है वो प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 25 सितंबर 2001 के अंदर एक मीटिंग जो मार्जिंग द ऑन गोइंग स्कीम ऑफ EAS and the JGSY with the objective of providing additional wage employment and food security alongside creation of duration community asset in the rural area। अब ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो क्या है, अब ये 2001 के अंदर 25 सितंबर को लॉन्च हुआ था। वो किसके साथ, कौन सी चीज़ों के साथ, फर्स्ट तो प्रोवाइडिंग द एडिशनल वेजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, और साथ साथ में जो रूरल एरिया के जो असेट्स होते हैं उनको क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है। तो ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया की अगर बात करें वहाँ पे जो भी हमारे असेट्स हैं उनको क्या करना है, आपको अलॉन्ग साइड क्रिएट करना है उनके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी, अगर सिटी एरिया के अंदर जैसे सिटी बस होती है, वैसी अगर ये क्या है, हमारी जो अर्बन एरिया है उसका असेट है, तो सेम लाइक द रूरल एरिया की भी एक असेट होंगी जिनको क्रिएट करना होगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट देना है और फूड सिक्योरिटी देना है। ये मेन रीज़न है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का। सेकेंड पॉइंट है प्रेफरेंस इज गिवन टू BPL फैमिली फॉर प्रोवाइडिंग वेज एम्प्लॉयमेंट अंडर SGRY। यहाँ पे जो लोग BPL फैमिली के हैं उनको क्या करना है, वेज के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि कौन से लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ही सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो BPL फैमिली से हो। थर्ड पॉइंट है द एनुअल outlay for the program is 10,000 crore which include 50 lakh ton for on a food grains। यहाँ पे आउटले यहाँ पे तैयार हुआ था इस प्रोग्राम के अंदर, तकरीबन 10 करोड़ जितने जो अमाउंट है वो यहाँ पे इनका मेन जो बजट है वो रेडी हुआ था। इस बजट के अंदर तकरीबन 50 लाख जो टन है, 50 लाख कहाँ पे यूज़ हुआ है, टन ऑन द फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के अंदर इनका यूज़ हुआ है। इनको अलग से बताया है कि यहाँ पे फूड की सिक्योरिटी होती है, उसके बारे में बताया है कि 10,000 का इनका बजट के अंदर इंक्लूड
हमारा जो 50 लाख जो है वो फूड ग्रेन के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। लास्ट पॉइंट है, इन दिस स्कीम मिनिमम जो वेज है आर पेड टू द वर्कर्स थ्रू maximum 5 kg of food grain and at least 25% of wage in case। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक आइडिया आपको आ जाएगा कि मिनिमम वेजेस आर पेड टू द वर्कर थ्रू द मैक्स ऑफ minimum 5 kg of food grain and at last 25% of the wage in case। अब यहाँ पे 75% जो अमाउंट होता है 75% वो किस में कन्वर्टेड है, एज ए फूड ग्रेन के अंदर, और जो 25% है वो किस में है, कन्वर्ट कैश के अंदर। मतलब आपको 100% जितना आपको जो अमाउंट नहीं मिलता, जिसमें 75% जितना आपको फूड ग्रेन दिया जाता है और 25% जितना आपको क्या दिया जाता है, कैश पेमेंट की जाती है। इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर लोगों को 75% जितना फूड ग्रेन प्रोवाइड होता है उनकी वेजिस के अंदर, और बाकी के 25% जो है वो वेजिस किस में प्रोवाइड होता है, कैश के थ्रू। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगर योजना, यहाँ पे जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है उसकी जो लॉन्चिंग है उसके बारे में बताया है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन द रूरल पुअर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1999। यहाँ पे यहाँ देख सकते हो कि 1 अप्रैल 1999 के अंदर इसका जो मेन मोटिव है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है, जो रूरल एरिया के अंदर जो पुअर पर्सन है उनको प्रोवाइड करना है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू ब्रिंग एसेंटिएटेड पुअर फैमिली अबोव द पॉवर्टी लाइन बाय द ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब लोगों को, जो लोग गांव में रहते हैं, जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों को क्या करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है कि खुद से अपनी हेल्प कर पाए और अपने आप आत्मनिर्भर होकर वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अबोव पॉवर्टी लाइन तक क्या हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, या तो उनका ऐसा विकास हो, ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का है। थर्ड है, द फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज ऑन एस्टेब्लिशिंग अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज इन रूरल एरिया विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे जो मेन फोकसिंग है इस प्रोग्राम का वो क्या है, एस्टेब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरिया विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब गांव का होगा तो गांव का विकास तब होगा जब लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के अंदर 100 से 100% नहीं होता। कई ऐसे ये जो एग्रीकल्चर है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कि जहाँ पे कुछ सीजन तक लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। अब ऐसे टाइम पे अगर गांव के अंदर अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर एस्टेब्लिशमेंट की जाए तो वहाँ पे छोटे मोटे जो एरियाज होते हैं उनके फैक्ट्रीज के अंदर लोग काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कैसे हो जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मान लीजिए माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर अगर बात करें तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की कि इसके एक एग्जांपल दिया जाए तो पापड़ हुआ। तो पापड़ अगर बनाने का काम हुआ तो ये लोगों को ज़्यादा अमाउंट पे पैसा नहीं चाहिए, घराव ही अपने से ये क्या कर सकते हैं, उस पापड़ का जो फैक्ट्री अगर जो अपने घर पे वो जो बना रहे हैं वो अच्छे से बनाकर उसको सेलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको आत्मनिर्भरता, दैट मीन्स हेल्प फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ये अपने से रूरल एरिया के अंदर अपने आप अपने आत्मनिर्भर होकर अपना जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। इनको सिर्फ थोड़ी बहुत जो लोन की फैसिलिटी है, अगर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो ये अपने से ही क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। For 2011-2012 the central allocation for the scheme, यहाँ पे कितना allocation अमाउंट हुआ है आप देख सकते हो। 2011 से लेके 12 के अंदर तकरीबन 2914 करोड़ जितने 2914 करोड़ जितने पैसे इसके अंदर अलोकेशन हुए थे। और यहाँ से आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम come into effect by the
मर्जिंग टू स्कीम, दैट मीन्स यहाँ पे दो स्कीम्स को क्या किया गया है, मर्ज किया गया। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा है, द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बना है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो ये प्रोग्राम है, PMEGP इज अ सेंट्रल सेक्टर। ये क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई स्टेट वाइज नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का स्कीम है जहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल होगा। और इस स्कीम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसका कंट्रोल खुद ही मिनिस्टर जो होते हैं उनके तैयार किए हुए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेटेड के हिसाब से किया जाता है। दैट मीन्स पूरी जो निगरानी होती है वो मिनिस्टर के थ्रू होती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड youth and develop interpretical skill and attitude among rural and urban unemployed youth, also to achieve the goal of rural and urban industrialization। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो एजुकेटेड है और हमारे आज की जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको, और डेवलप इंटरप्रेन्योर स्किल वाले एटीट्यूड रूरल अर्बन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, इन सभी को क्या करना है, टू ऑल्सो अचीव द गोल एंड रूरल एंड अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनको अलग अलग क्या की जाती है, सेल्फ प्रोवाइडिंग की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है कि इनके अंदर एजुकेशन है तो उनके पास स्किल की डेवलपमेंट का, या तो एटीट्यूड्स होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स होती हैं, लाइक दैट ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। यहाँ पे आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, उनको जो रोजगार नहीं मिल रहा है वो किस रीज़न से नहीं मिल रहा है, बाय देयर एजुकेशन, बाय द स्किल, उनके एटीट्यूड, ये सारी चीज़ों की वजह से उनको जो उनको जॉब नहीं मिल रहा है उनके लिए उनको क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके थ्रू उनको जो रूरल या अर्बन एरिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके अंदर क्या दी जाती है, उनको अचीवमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज की अचीवमेंट्स जो होती है, गोल्स होते हैं, उनको सिखाई जाती हैं, उनको बताई जाती है, जिसकी वजह से वो स्किल्ड पर्सन बने और अच्छे से अपनी जो जॉब है उसको प्रेफर कर पाए। लास्ट, द स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय अ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, a statutory organization under the administrative control of Minister of MSME। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रीनियर्स की अगर बात हो रही है तो ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंटेड कहाँ पे होता है, बाय खादी, जो हमारे देश की जो खादी होती है उस खादी की बात हो रही है। एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो गांव की इंडस्ट्री होती है वहाँ की जो कमीशन होती है वहाँ पे, और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का कंट्रोल है, वो कौन करता है, खुद मिनिस्ट्री। यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोलिंग अगर मिनिस्ट्री का हो रहा है तो इस पे कोई भी जो बीच के इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गायब। और उसके डिसाइडेड जो पर्सन है, जो स्मॉल है, जो मीडियम या माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स है, वही रहेंगे। उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी, और जिन लोगों तक जो स्किल की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वहाँ तक वो अच्छे से प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कैसे पॉसिबिलिटी है कि हम किस तरह से ये अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, तो जनरली हर एक जितने हमारे जो टोटल 6 ऐसे टाइप्स थे उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन किस तरह से होगा भाई, if unemployment benefit were reduced, unemployed work might become more willing to work, improve awareness of available jobs। अब लाइक यहाँ पे दिया है कि इफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी बेनिफिट पर रिड्यूस की जाए तो अनएम्प्लॉयड जो वर्कर है माइट बी मोर विलिंग टू वर्क। अगर उनको मोटिवेट किया जाए, उनका रिडक्शन एम्प्लॉयड जो है वो कम कर दिया जाए,
फ्रैक्शनल दैट मीन्स मान लीजिए कि 100 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो जो ड्यूरेशन है, जो 900 जितने लोग हैं, वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं 900, अगर उसका रेटिंग कम हो जाएगा, मान लीजिए कि 100 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे सिर्फ 200 लोग हैं, तो जो फ्रैक्शन जो डिफरेंस है वो कितना है, सिर्फ 100 का रह गया। पहले 900 का था, अब कितना है, सिर्फ 100 का रह गया। तो ऐसे जो सिचुएशंस क्रिएट की जाए तो इससे क्या होगा, वो लोगों के अंदर एक जो अनएम्प्लॉयमेंट के सामने बिकम मोर विलिंग टू वर्क, उनको वर्क करने में क्या होगा, विलिंग टू वर्क, दैट मीन्स उनकी इच्छा होगी काम करने की। यहाँ पे एक आपको एक बॉक्स दिया है जिसके अंदर लिखा है शिफ्ट द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर टू द राइट। ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग दिया है और इसकी जानकारी अगर आप बताया जाए तो इम्प्रूव द अवेयरनेस ऑफ द अवेलेबल जॉब। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे लोगों को, यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज खाली होती है पर उनकी इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती और जिसकी वजह से लोग बेरोजगार होते हैं। तो सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि इम्प्रूव द अवेयरनेस। अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है लोगों को बताने का कि भाई हाँ ऐसी जॉब भी है, उसके अंदर भी आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसी अवेयरनेस कराना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस हो जाएगी जॉब के बारे में तो लोग क्या करेंगे, ट्राई ज़्यादा करेंगे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन, एल्डर रिट्रेनिंग प्रोग्राम, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका रिट्रेनिंग, जो फिर से ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम होना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट गिव द सब्सिडी टू फार्म दैट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर अ वर्कर्स। यहाँ पे ये बोला है कि जो लोग गवर्नमेंट गिव द सब्सिडी किन के लिए दिया जाए, भाई जो लोग एल्डर हैं उनको ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी होती है उसके अंदर जो सब्सिडी दी जाए, भाई प्रोवाइडिंग की जाए कि वर्कर्स अपने इनहाफ द जोग्राफिकली मोबिलिटी बाय बिल्डिंग एफोर्डेबल हाउसिंग और गिव सब्सिडी एंड टैक्स ब्रेक। जो छोटे लोग हैं कि जिनके जरूर जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट उनको अच्छी फैसिलिटी दे और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग दे और जोग्राफिकली उनको क्या किया जाए, मोबिलिटी और बिल्डिंग एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए और सब्सिडी एंड टैक्स में माफ़ी दी जाए, तो ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड कर सकते, जो अनएम्प्लॉयड है उनको क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। सेटअप apprenticeship प्रोग्राम टू अलाउ पीपल टू गेन स्किल। यहाँ पे लोगों को जो स्किल प्रोग्राम से उसके बारे में अवेयरनेस कराना है, लोगों को स्किल प्रोवाइड करना है कि जिसकी वजह से वो आसानी से जॉब क्या कर सके, ले सके। तो जो स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दूर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन, तो एनकरेजिंग पीपल टू टेक अ डायरेक्ट जॉब इन देयर ऑफ सीजन। लोगों को अब एनकरेज करना है कि भाई ऑफ सीजन के अंदर भी आप काम कर सकते हो, तो इससे क्या होगा कि जॉब लोगों को मिलता रहेगा। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। जो अनएम्प्लॉयड के बेनिफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस करे जाएंगे। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट से जो बेनिफिट होता है अगर वो रिड्यूस हो जाए तो इससे क्या होगा, जो लेबर्स वर्क करते हैं उनके सामने और ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप ज़्यादा लोगों को अगर रखोगे, हायर करोगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। थर्ड है ग्रेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे लोगों को जो जानकारी है वो भी बड़ी बात है कि जहाँ पे भी जॉब होती है उस जॉब के लिए लोगों को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे अगर लोगों तक अगर जानकारी जाएगी तब लोगों का जो काम करना है वो उनको मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब वो काम करेंगे। Then after disregard unemployment, create employment opportunity in the urban area and rural area। सबसे बड़ी बात कि डिस्टिगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जितने लोग हैं उतनी अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए, गांव के अंदर शहरों के अंदर जितने बेरोजगार हैं उनको अगर जॉब दिया जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए तब जाके वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि जितने लोग हैं उतना जॉब मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो हद से ज़्यादा है। जहाँ पे 100 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे एक मशीन उनका वर्क करता है, तो बाकी के जो 100 लोग बचे हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे लोगों को अगर स्किल दी जाए या तो अदर अपॉर्चुनिटी के अंदर दिया, अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो उन पे टाइम ऑफ जो स्किल होता है वो स्किल सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर
जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने चैप्टर नंबर 17 इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर के साथ।